तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है, राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3 न्याय, इसको हम समझने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को यहाँ पे उठाया गया है। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी है उनको ही हम यहाँ पे करेंगे, ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो शुरू करते हैं। न्याय। अच्छा, न्याय को पढ़ने से पहले सेंट ऑगस्टाइन का एक बहुत फेमस कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कही थी। तो सेंट ऑगस्टाइन ने एक बात कही थी कि न्याय के बिना राज्य समुद्री लुटेरों का गिरोह है। समझ गए? सेंट ऑगस्टाइन ने क्या कहा था कि जहाँ पे जिस राज्य में न्याय न हो वो राज्य एक समुद्री लुटेरों का गिरोह है। अब उनके इस कोटेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्याय कितनी बड़ी चीज़ है। इसके बाद हम न्याय की परिभाषा जान लेते हैं। तो न्याय समाज को जोड़कर रखने वाली अवधारणा है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। कि न्याय क्या है? कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। प्लेटो का बहुत सिंपल मानना है कि आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से उचित रूप से पालन कीजिए, और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। एकदम छोटे से रूप में आप इस डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सही बात है, अगर कोई भी अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन करे तो किसी के साथ अन्याय होगा ही नहीं, है ना। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। रॉल्स, न्याय पर रॉल्स के विचार बहुत ज़रूरी होते हैं जानना। तो रॉल्स कहते हैं कि प्राथमिक संसाधनों का निष्पक्ष बंटवारा ही न्याय है। तो रॉल्स का मानना है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम जो प्राइमरी रिसोर्सेज है वो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, और उसके वितरण के समय किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी आधार पर, और अगर ऐसा करते हैं तो वही एक न्याय है। तो इस तरीके से ये रॉल्स के विचार है, रॉल्स की परिभाषा, मतलब एक छोटे रूप में हम समझ सकते हैं। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि न्याय के आयाम क्या क्या है। तो नैतिक आयाम है। नैतिक आयाम में बस प्लेटो की बात ले लेते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। वैधानिक न्याय, ये बेंथम और ऑस्टिन का कहते हैं कि भाई विधि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन कीजिए, और विधि के उल्लंघन, इस नियम कानून के उल्लंघन करने पर आपको दंड दिया जाता है। तो इसको हम वैधानिक आयाम के रूप में जानते हैं। वैधानिक आयाम कहीं भी आए, वैधानिक विधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधा आप बेंथम, अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले बेंथम पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके बाद है राजनीतिक आयाम क्या है? शासन में भागीदारी, वोट डालना, ये सब इलेक्शन वगैरह लड़ना, तो ये शासन में भागीदारी है। सामाजिक आयाम में लिंग, जाति, धर्म आदि के नाम पर किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ये हमारे सामाजिक आयाम है न्याय के। आर्थिक आयाम में भी उसी तरीके के है। ये आर्थिक आयाम की जब भी बात आए तो आपका ध्यान सीधे मार्क्सवादियों की तरफ जाना चाहिए। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन जो है उपलब्ध कराना चाहिए। मूलभूत आर्थिक संसाधन सभी को उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं, और ये आर्थिक आयाम से जुड़े हुए हैं सभी मार्क्सवादी। इसके बाद आता है आपका विभिन्न विचारकों के न्याय सिद्धांत। अलग अलग विचारकों ने न्याय को किस तरीके से उन्होंने, किस दृष्टिकोण से उन्होंने न्याय को बताया है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु की बात करते हैं। तो अरस्तु संशोधात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय व समानुपातिक न्याय के समर्थक है।
संशोधात्मक न्याय का क्या मतलब है? वही कि भी विधि के हिसाब से काम करे। अगर किसी भी कोई भी उन्होंने प्रॉब्लम किया है तो उसको किस तरीके से मतलब उसमें सुधार लिया जाए। संशोधन मतलब उसमें किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है किसी जुर्म में, तो कोशिश करना चाहिए कि वो आगे से इस तरह के काम ना करे। तो इस तरीके से उसे उसके अंदर सुधार लाने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये संशोधात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय वही बंटवारा है, समानुपातिक न्याय के हिसाब से, मतलब सभी को समान अनुपात में संसाधनों का बंटवारा किया जाए, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको चीज़ें दी जाए। तो ये जो है समानुपातिक न्याय है। तो कहीं भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि समानुपातिक न्याय के पक्षधर जो है कौन है, ठीक है। तो आपको बता देना है अरस्तु, या फिर अरस्तु किस न्याय की बात करते हैं, तो यही है संशोधात्मक या वितरणात्मक या समानुपातिक न्याय। ज़्यादातर जो है समानुपातिक न्याय की ही बात की जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद रॉल्स के, तो भाई रॉल्स को तो न्याय जब भी आप पढ़ेंगे तो रॉल्स की न्याय के जो सिद्धांत है वो तो अवश्य ही पढ़ना है, बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग भी है, और आपके दिमाग के पर्दे भी खोल देने वाले हैं। तो रॉल्स का जो न्याय है, सबसे पहले तो ये व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी, इसको हम राजनीति की भाषा में अनुवादी भी कहते हैं। ये रॉल्स जो है ना, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हर व्यक्ति को मतलब कि न्याय मिलना चाहिए। ये बताते हैं कि व्यक्ति ही मतलब कि साध्य है, आत्मन साध्य है, ऐसा ये व्यक्ति बताते हैं। बाकी सभी चीज़ जो है संसाधन है और आत्मन जो है साध्य है। मतलब जितनी भी चीज़ें की जानी चाहिए वो एक व्यक्ति के न्याय के लिए की जानी चाहिए। तो इसलिए इसको व्यक्तिवादी बोल सकते हो। इन्होंने अज्ञान के पर्दे की बात की है। तो अज्ञान के पर्दे का मतलब है कि न्याय करते समय जो है किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे 12th की बुक में आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे दिया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जन्म के बाद न्याय कर ही नहीं सकते। अब कहोगे ये कैसे, जन्म के बाद न्याय कर ही नहीं सकते? मतलब जन्म से पहले वो न्याय कर सकते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि देखो, जन्म से पहले वो पर्दे के पीछे है। उन्हें नहीं पता कि मैं किसी जाति में जाने वाला हूँ, कहाँ पे जाना, किसी धर्म में जाने वाला हूँ। तो उस समय में जब वो न्याय करेगा तो वो सबको मतलब समान लेकर चलेगा, है ना। लेकिन जैसे ही उनका एक बार जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद उसका एक विशेष जाति से संबंध बन जाता है, विशेष धर्म से संबंध बन जाता है, विशेष राज्य से संबंध बन जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं पक्षपात फिर करना शुरू ही कर देता है। तो इसीलिए जो है रॉल्स कहते हैं कि भाई न्याय जो है वो तो जन्म से पहले ही दी जा सकती है, या ये कहिए कि आप पर्दे के पीछे रहकर आप न्याय कर सकते हो। आपको ये नहीं पता कि पर्दे के उस पार कौन है, और आपके धर्म का तो नहीं है, आपके जाति का नहीं है, आपके परिवार का तो नहीं है, और फिर उसके बाद आप अगर अन्याय करेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई इसने निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव से इन्होंने जो है न्याय किया है। तो अज्ञान के पर्दे के जो सिद्धांत है उनका रॉल्स का यही है। क्षतिपूर्ति की सिद्धांत की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का मतलब यह है, ये कहते हैं कि जितने भी विद्वान लोग हैं, योग्यतम लोग हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो लोग किसी तरीके से पीछे रह गए हैं उनके उद्धार के लिए जो है काम करने चाहिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उनके योग्यताओं का यूज किया जाना चाहिए। तो ये हार्म प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विल ऑफ इग्नोरेंस किसकी सिद्धांत है, तो आप रॉल्स करेंगे, कई बार मैचिंग में आ जाता है ना। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है या ओवरलैपिंग का। तो जब इन्होंने व्यक्तिवादी की बात कही तो कई जो समुदायवादी विचारक थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये क्या, हम व्यक्ति जो है वो तो एक समुदाय का पार्ट है, एक वर्ग का, एक समूह का पार्ट है। तो आप समूह की चिंता किए बगैर आप जो है एक व्यक्ति की चिंता कैसे कर सकते हैं? ठीक है,
पूरे समूह की बात होनी चाहिए। तो समुदायवादियों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद रॉल्स ने इस पर विचार किया और फिर इन्होंने आच्छादित एकता मतलब ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस की जो है इन्होंने बात करी। अब ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस क्या है, तो उन्होंने देखा कि भाई हर एक व्यक्ति की जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरलैप कर रही है, मतलब कि कॉमन है, एक जैसी डिमांड है, एक जैसी मांग है। तो ठीक है, अगर आप हर व्यक्ति की हर एक समस्या को आप दूर नहीं कर सकते, हर एक प्रकार के न्याय को नहीं दे सकते, तो जो कॉमन चीज़ें हैं, ओवरलैपिंग जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, मतलब कि एक जैसी मांगे हैं, सिर्फ उनको अलग कर लीजिए और उस न्याय की बात कर लेते हैं। तो समुदायवादी के ऑब्जेक्शन के बाद इन्होंने जो है ओवरलैपिंग कंसेंसस का ये विचार सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, जॉन रॉल्स ने। उसके बाद प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक है ये कहते हैं कि भाई फिर से ये व्यक्तिवादी की तरफ आते हैं और कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना कि हमारे भारत देश में किसी कोई भी मान लीजिए कोई भी जुर्म करता है तो उसके जुर्म को प्रूव करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। भाई उसको गिरफ्तारी किया जाता है, उसकी छानबीन की जाती है, छानबीन करने के बाद जो है उनके जो चार्जशीट वगैरह है, जो कुछ भी ये सब वहाँ पे पेश किया जाता है। मतलब एक पूरी लंबी प्रक्रियाओं की ना एक फेयरलिस्ट होती है और उससे गुजरना होता है, ताकि उस जो वो व्यक्ति है उसको किसी भी तरह का मतलब कि अन्याय का सामना न करना पड़े, उसे सही तरीके से न्याय मिले। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भाई प्रक्रियात्मक न्याय होनी चाहिए और प्रत्येक प्रक्रियात्मक न्याय के ये समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, रॉल्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रॉल्स जो है ये बहुत फेमस विचारक है, न्याय की जब भी बात आती है तो आपको रॉल्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। और तो इसलिए रॉल्स की कुछ किताबें भी हैं, हो सकता है किताबों को मैचिंग करने के लिए आ जाए, हो सकता है उसके सिद्धांतों को मैचिंग करने के लिए आ जाए। तो ये जो किताब है, इसकी सबसे फेमस किताब जो है ये है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। इस बुक की कम से कम अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की तो आपको डेट भी, पब्लिशिंग डेट जो है 1971, ये भी याद होना चाहिए। बाकी जो ये 3 बुकें हैं ये कभी कभार पूछते हैं, लेकिन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको पता ही होना चाहिए कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक जो है ये किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो जॉन रॉल्स। उसके बाद है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, जस्टिस एज फेयरनेस। ये बुकें हैं जो इनकी फेमस बुकें हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हेग की बात कर लेते हैं। हेग का न्याय सिद्धांत, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बुक भी अच्छी है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1971 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि सामाजिक न्याय जो है, आजकल देख रहे हो आप सामाजिक न्याय की बहुत कल्याणकारी या सामाजिक न्याय की बातें हो रही है। तो सामाजिक न्याय को इन्होंने एक मृग मरीचिका कहा है इस बुक के अंदर। उन्होंने सामाजिक न्याय को साफ तौर पर जो है नकार दिया, मना कर दिया। और कल्याणकारी राज्य को तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कल्याणकारी राज्य है ये दास्ता की ओर, मतलब जनता को दास्ता की ओर ले जाने वाली चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, फ्री के लालच दे रहे हैं, आपकी कल्याणकारी चीज़ें ला रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको हमेशा के लिए आपको अपना गुलाम बना रहे हैं, जीवन भर आप उसको फिर वोट देते रहिए। इसी तरह की कुछ न कुछ वो कल्याणकारी चीज़ें लाते रहेंगे और आप उसके जाल में फंसते रहेंगे, आगे के विचारों को आप उजागर नहीं कर पाएंगे। तो हेग ने कहा था कि भाई जो सामाजिक न्याय है ये एक मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मरीचिका क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाके में जब तेज़ धूप होती है तो दूर से मृग को, हिरन को लगता है कि वहाँ पे पानी है, और जैसे ही वहाँ पे वो दौड़ कर जाते हैं, वहाँ पे जैसे ही वो हिरन वहाँ पे दौड़ के जाते हैं तो दिखता है कि नहीं, अरे पानी तो है ही नहीं। फिर वहाँ से फिर वो आगे दिखाई देता है कि ओह वहाँ पे पानी है। वो एक लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। कई बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा गर्मी के दिनों में, तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि आगे पानी है, और वहाँ जब जाते हैं तो फिर बिल्कुल वैसा ही ड्राई होता है। तो इसको मृग मरीचिका कहा है। तो सामाजिक कल्याण या फिर लोक कल्याण की जो बातें करते
कहते हैं गवर्नमेंट वो सब एक मृग मरीचिका है, आप उसमें हमेशा उसके पीछे दौड़ते रहोगे, यानी कि एक दास्ता की ओर ले जाने वाली चीज़ बताई जाती है लोक कल्याणकारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हेग का मानना है, इन्होंने ये सारी बातें द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस में इन्होंने लिखी है। इसके बाद हम कुछ अन्य रचनाओं को जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बार्गर की बुक है ये। व्हाई सोशल जस्टिस मैटर्स, ब्रायन बेरी की बुक है ये। और वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, थॉमस पोगे की बुक है ये। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, फेमस व्यक्ति है हमारे अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिली हुई है शायद इसी बुक के ऊपर, द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन के। उसके बाद है स्टेट अनार्की और यूटोपिया, ये रॉबर्ट नोजिक की बुक है। तो ये कुछ बुकें हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ हमने उनको उठाया है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि न्याय के चैप्टर से आपसे कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट में हमें बताने की कृपा करेंगे। थैंक यू।